आज एक नए क्वेश्चन के साथ जो पिछले गत वर्षों में यूपीएससी में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था कि द बैटल ऑफ द बक्सर वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश देन बैटल ऑफ द प्लासी। जो बक्सर के युद्ध था वो अंग्रेजों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था इन कंपैरेटिव ऑफ द वार ऑफ द प्लासी। प्लासी की युद्ध के तुलना में अंग्रेजों के लिए बक्सर का युद्ध ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस क्वेश्चन पर डिस्कस करना है। एक क्वेश्चन गत वर्षों में यूपीएससी में आया। देखते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल प्रेसिडेंसी और ब्रिटिश कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या थी और दोनों युद्ध कितना लाभकारी हुए और दूसरे पक्ष के लिए कितना हानिकारक। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को कलकत्ता से 125 किलोमीटर दूर हुगली नदी के तट पर घटित हुई। प्लासी की लड़ाई की पृष्ठभूमि पर देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण कारण क्या था। इसका एक कारण था कि ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रही थी। जो व्यापारिक विशेषाधिकार फारूक सीयर के समय पाई थी उसका दुरुपयोग कर रही थी। 1717 में एक विशेष फरमान के द्वारा एक व्यापारिक विशेषाधिकार पाया था कंपनी ने बंगाल बिहार उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का, जिसे दस्ती कहा जाता था। उसका दुरुपयोग करती थी कंपनी। दूसरा रीजन था कि नवाब की अनुमति के बिना अपने महत्वपूर्ण ठिकानों की किलेबंदी करना। तीसरा कारण था प्लासी की लड़ाई का कि बंगाल के नवाब के खिलाफ ब्रिटिश कंपनी का षड्यंत्र। इन सब कारणों से प्लासी की लड़ाई की पृष्ठभूमि बनती है। और 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ते के इंग्लिश ठिकानों पर हमला कर देते हैं। फोर्ट विलियम के जो अंग्रेज अधिकारी हैं भाग जाते हैं, कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं। उन सबको मानिक चंद्र को सौंप कर नवाब मुर्शिदाबाद आ जाता है और 146 लोगों को फोर्ट विलियम के किले के छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है, जो घुटकर मर जाते हैं। इसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना मद्रास में ब्रिटिश कंपनी को पता लगती है कि कलकत्ता का पतन हुआ और ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में। वहाँ से क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना इस रिकवरी के लिए कलकत्ता की तरफ कूच करती। क्लाइव बंगाल आकर वहाँ के अधिकारियों को घूस देकर उनको अपने पक्ष में कर लेता है और अंततः मानिक चंद ने कलकत्ता को कंपनी को हैंडओवर कर दिया। इन होस्टाइल पोजीशन पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि वो लॉर्ड क्लाइव से संधि कर ले। फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि। नवाब को हर जाने के रूप में रकम देनी गई। व्यापारिक जो छूट थी पहले, उस छूट को बहाल कर दिया गया। किलेबंदी की अनुमति प्राप्त कर ली गई। चूंकि 1757 के आसपास यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया था। उस युद्ध में फ्रांसीसी ऑस्ट्रिया के मुद्दों के साथ थे और अंग्रेज के खिलाफ थे। साइलेसिया के मुद्दे के लिए युद्ध हो रहा था, जिसके कारण फ्रांसीसी चंद्रगढ़ में किलेबंदी कर रहे थे
और ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में किलेबंदी कर दी। अलीगढ़ की संधि के बाद दौरान ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक का जो हिंदुस्तान में जो पोजीशन थी वो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे पश्चिमी तट पर और बंगाल बिहार उड़ीसा में वर्चस्व, व्यापारी छूट के साथ एक अच्छी खासी दखल थी, व्यापारिक कोठियाँ थी। और उधर मराठों से संघर्ष में, फ्रांसीसियों से संघर्ष में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने हैदराबाद निज़ाम और कर्नाटक के निज़ाम अपने रुचि के हिसाब से बैठाया था। 1750 के पहले फ्रांसीसी प्रभाव ज़्यादा था और उनके समर्थक इन दो डायनेस्टी में गवर्नर बने हुए थे। अंग्रेजों ने उन सबको पदस्थ कर अपने समर्थक कर्नाटक के चंदा साहब को हटाकर अपने पक्ष के गवर्नर बनाया। उधर नासिक जंग को हटाकर मुजफ्फर जंग को बैठाया। और चंदा साहब को हटाकर मोहम्मद अली। इस तरह से उसकी पोजीशन काफ़ी सेटिस्फैक्टरी थी। इधर बंगाल की पोजीशन ये थी कि 1757 में जिस समय प्लासी की युद्ध की जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में अफगान दुर्रानी का दिल्ली पर आक्रमण हो रहा था। उस दौरान कई बार आक्रमण हुआ अहमद शाह अब्दाली की। ज़्यादातर सेनाएं मुगल सेना के साथ दिल्ली में कूच कर गई थी। ऐसी स्थितियों में प्लासी की युद्ध होता है। और निजाम और कर्नाटक की तरह यहाँ भी बंगाल में भी अपने रुचि के हिसाब से नवाब बनाने की योजना थी। इसलिए अलीनगर की संधि के बाद भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला से खुश नहीं थी। मीर जाफर को प्रलोभन देता है, क्योंकि मीर जाफर की असंतुष्टि ये थी कि वो मीर बख्शी का पद उन्हें नहीं दिया गया था। और काफ़ी प्रलोभन के बाद एक आंतरिक संधि करके, जिसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी का वादा था कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। जगत सेठ, राय दुर्लभ, ऐसे सब लोग जो है ब्रिटिश कंपनी के साजिश के अंतर्गत चले गए थे। ऐसी स्थितियों में प्लासी की लड़ाई हो रही थी। 50,000 सेनाएं बंगाल की नवाब की थी, जिसमें होस्टाइल सैनिक भी थे, और 3,000 सेनाएं थी लॉर्ड क्लाइव के पास। मीर मदान और मोहन के नेतृत्व की सेनाएं ही केवल बंगाल के नवाब की तरफ से लड़ती हैं। बाकी मीर जाफर की तरफ से जो भी सेनाएं थी होस्टाइल हो गई। और प्लासी का युद्ध एक तरह से बिना लड़े ही जीता गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल बिहार उड़ीसा में करमुक्त व्यापार करने की छूट और
अपने पसंद का नवाब बनाया मीर जाफर को। उसके बाद थे मीर कासिम, जो कर्नाटक और हैदराबाद निज़ाम की पोजीशन पर था कि अपनी पसंद के नवाब, हिंदुस्तानी राजनीति में अपनी दखल देना, हिंदुस्तानी राजनीति में अपने पसंद के नवाब को बैठाना। अब ब्रिटिश इंडिया के जो डायनेस्टी के जो राजनीतिक प्रभाव था, अब ज़्यादातर यहाँ के शासन सत्ता का ब्रिटिश और यूरोपीय शक्तियों पर निर्भरता ज़्यादा हो गई, न कि यूरोपीय शक्तियों का भारतीय नवाबों, भारतीय राजाओं पर निर्भरता। 1757 तक आते आते निर्भरता जो है वो ब्रिटिश यूरोपीय शक्तियों की तरफ चली गई, न कि यूरोपीय शक्तियों का भारतीय शक्तियों की तरफ निर्भरता। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का एक वर्चस्व बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थापित हुआ। उधर 1764 का युद्ध 3 कारणों से होता है। एक, अंग्रेजों की रुचि के हिसाब से मीर कासिम का सटीक न बैठना, व्यापारिक दस्तों का दुरुपयोग करना, इन सब कारणों से 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। एक और कारण था कि जो ब्रिटिश कंपनी ने देखा कि यहाँ जो राजाओं का गठबंधन है वो ब्रिटिश के खिलाफ एक षड्यंत्र के रूप में लिया, और इसको बक्सर के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण माना। बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश कंपनी और मीर कासिम के नेतृत्व में बंगाल की कंपनी, बंगाल डायनेस्टी बक्सर के युद्ध मैदान में अक्टूबर 1764 में आमने सामने हुई। बंगाल का नवाब मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला से गठबंधन था। 3 शक्तियों की संयुक्त सेनाएं बक्सर के मैदान में थी और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और शाह आलम मुगल बादशाह से एक संधि होती है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार और राजस्व वसूलने का अधिकार, कर मुक्त व्यापार से हटकर राजस्व वसूलने का अधिकार ले लिया और संपूर्ण दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। इसे बंगाल का द्वैत शासन करते हैं। दीवानी अधिकार कंपनी के पास, प्रशासनिक अधिकार बंगाल के नवाब को। मुगल बादशाह शाह आलम को इलाहाबाद कड़े की जागीर दे दी गई और 26 लाख पेंशन दे दिया गया और कहा गया कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और मुगल बादशाह कोई सेना अपना नहीं रख दिया। अवध के नवाब पर 50 लाख का जुर्माना, युद्ध में भाग लिए थे इसके लिए उनके ऊपर 50 लाख का जुर्माना ब्रिटिश कंपनी ने लगाया। और 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय, क्योंकि 1761 में पानीपत के मैदान में 2 महत्वपूर्ण सत्ताएं एकदम से राजनीतिक परिदृश्य से बाहर हो गई। उधर मराठा बाहर हो गए, उधर मुगल बादशाह बाहर हो गए, अब्दाली वापस हो गया। उस राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए 1765 की जो संधि हुई, उस तरह से वो एक तरह से बंगाल
बिहार, उड़ीसा और अवध और दिल्ली तक के क्षेत्रों पर एक तरह से राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत हो गई। इस तरह से बक्सर का युद्ध जो है राजनीतिक, आर्थिक दोनों तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्लासी की लड़ाई में केवल पॉलिटिकल सुपरमेसी मिली थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, और बक्सर के युद्ध ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा को लीगलाइज कर दिया। जो लीगल फरमान ले लिया बंगाल के नवाब के विरुद्ध मुगल बादशाह, जो संधि हुई, उस संधि के द्वारा अपनी उपस्थिति को लीगलाइज कर लिया और बंगाल के नवाब से न लेकर सीधे मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार लिया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व होने का अधिकार लिया। इस तरह से जो वेल्थ ड्रेन हुआ, जो संपत्तियों का ब्रिटिश यूरोप की तरफ जो पलायन हुआ, वो यही कटाव ईयर था 1764 के बाद संपत्ति का जो है पलायन होने लगता है यूरोपीय देशों की तरफ। इस तरह से प्लासी की युद्ध की तुलना में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्राप्त हो गए और अगले आने वाले समय में 1772 के आते आते बंगाल, बिहार, उड़ीसा ब्रिटिश साम्राज्य का एक स्टेट बन गया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का एक स्टेट बन गया। इस तरह से प्लासी की युद्ध की तुलना में बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिश कंपनी को बहुत दिया। एक तरह से उत्तरी भारत में सख्त शून्यता को भरने की एक रास्ता खोल दिया।